पेंशन न्यूज। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को कल मिल सकता है बड़ा तोहफा। 9000 प्लस दा सहित हायर पेंशन की पूरी होगी मांग। ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पेंशन न्यूज। पूरे भारत में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों ने आज अपनी आवाज को बुलंद किया है। उनकी मौजूदा पेंशन राशि उनके जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है, जिसके कारण उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाई हो रही है। इस स्थिति ने उन्हें दिल्ली में एक बड़े धरने का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया, जहां वे 6 से 8 अगस्त तक जंतर मंतर पर अपनी मांगों को उठाएंगे। योजना की खामियां। 1995 में शुरू हुई ईपीएस 95 योजना ने प्रारंभ में आशा की किरण जगाई थी, लेकिन समय के साथ इसकी खामियां स्पष्ट होती गईं। योजना की अपर्याप्त पेंशन राशि ने पेंशन भोगियों को आर्थिक असुरक्षा की ओर धकेल दिया है। वर्तमान में कई पेंशन भोगी महज 1000 से 2000 रुपए मासिक पेंशन पर निर्भर हैं, जो उनकी जरूरतों के लिए नाकाफी है। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे। न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। दा पेंशन भोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी आय महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके। उच्च पेंशन के विकल्प की अनुमति। उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अपने सेवाकाल में उच्च वेतनमान पर काम किया है, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प देने की मांग की जा रही है। मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के मद्देनजर पेंशन भोगियों ने मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतें बहाल करना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा में प्रदान की जाने वाली रियायतों को बहाल करने की मांग है, जिससे उन्हें यात्रा में आर्थिक बोझ कम हो। आंदोलन का महत्व। यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों को ही नहीं, बल्कि पेंशन भोगियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को भी संबोधित करता है। यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है, तो इससे पेंशन भोगियों का जीवन स्तर न केवल सुधरेगा बल्कि उन्हें भविष्य की सुरक्षा का भी एहसास होगा। यदि सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है, तो यह आंदोलन और अधिक बड़े पैमाने पर फैल सकता है, जिससे पेंशन भोगियों का असंतोष और बढ़ सकता है। इस आंदोलन से उम्मीद है कि पेंशन भोगियों की आवाज न केवल सुनी जाएगी बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के लिए न्याय भी मिलेगा। सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है और पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को मिले 4 सुझाव। संशोधन से बढ़ेगा पैसा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को मिले 4 सुझाव। संशोधन से बढ़ेगा पैसा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन विवाद अभी भी जारी है। पेंशन भोगियों ने सरकार को 4 सुझाव दिए हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन और कर्मचारी पेंशन योजना फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को मिले 4 सुझाव। संशोधन से बढ़ेगा पैसा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच सीधी लड़ाई चल रही है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा उतारा जा रहा है। पेंशन भोगियों को सरकार से बड़े आश्वासनों की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो सकी। अब पेंशन भोगियों को खुद सरकार को कई सुझाव दे रहे हैं, जिससे पेंशन भोगियों को लाभ मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर क्या सुझाव दिए जा रहे हैं। आगे जानते हैं इस विषय पर विस्तार से जानकारी।
ईपीएस पेंशन फंड सरकार को सुझाव और पेंशनर्स का गुस्सा। पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े एक पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने लिखा, मेरे हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। उन्होंने 4 बिंदुओं में यह बताया कि कैसे पेंशन भोगियों का भला हो सकता है। ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 4 सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन। सरकार को पिछले संशोधन मतलब कि 1 सितंबर 2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए। इससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है और पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिल सकता है। न्यूनतम पेंशन का संशोधन। कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें बेहतर जीवनयापन का मौका मिल सकेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन। नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे पेंशन फंड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होगी और आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे। ईपीएस फंड का निवेश। कर्मचारी पेंशन योजना फंड को अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्त लोगों की मृत्यु के कारण सरकार का सब्सिडी बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा और फंड की स्थिति मजबूत होगी। पेंशन फंड। पेंशन भोगियों की मांग। पेंशन भोगियों की ये मांगें सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए चुनौती बन चुकी हैं। यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है तो पेंशन भोगियों को काफी राहत मिल सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 को लेकर पेंशन भोगियों और सरकार के बीच तनाव बना हुआ है। पेंशन भोगियों ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिन पर ध्यान देने से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन सुझावों पर क्या कदम उठाते हैं और पेंशन भोगियों की समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 पेंशन प्लस दा पर लोकसभा से बड़ा ऐलान। सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी ध्यान दे। लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाया गया। सांसद श्री ए राजा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की तथा पेंशन भोगियों के हित में सरकार से सवाल पूछे, जिसका जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से दिया गया। तो चलिए पूरी खबर विस्तार में जान लेते हैं। सांसद श्री ए राजा ने की पेंशन बढ़ाने की मांग। लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूर संघों जनप्रतिनिधियों से मांगे प्राप्त हो रही हैं। यदि हाँ, तो हितधारकों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार महंगाई को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएस के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिया जवाब। इसका जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने इसका दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष 1. नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 2.
15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16% की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित और निधि के मूल्यांकन के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। पेंशन के फॉर्मूले में संशोधन। अगला प्रश्न सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन गणना फॉर्मूले में संशोधन करेगा, क्योंकि वर्तमान फॉर्मूला पेंशन भोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकार का जवाब। इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है। पेंशन योग्य सेवा पेंशन योग्य वेतन 70। यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। 7,500 पेंशन प्लस दा देने का सवाल नहीं उठता। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति HEMC का गठन किया। समिति ने ईपीएस 95 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ साथ सुझाव दिया कि बीमांकित स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवनयापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए 7,500 पेंशन प्लस दा देने का सवाल नहीं उठता है।